आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रिसर्च टर्म, यानी कि ऐसे कौन कौन से रिसर्च के टर्म हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पूरे रिसर्च स्टडी का क्लियर कॉन्साइज समरी, जिसे पढ़ने पर रिसर्च के सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन या महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाते हैं। जैसे कि रिसर्च किस टॉपिक पे हुआ है, रिसर्च कितने लोगों पे किया गया है, डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए गए हैं, रिसर्च के रिजल्ट क्या आए हैं और रिसर्चर ने क्या क्या रिकमेंड किया है। दूसरा है डेटा या डाटा, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्व किया जाने वाला और मेज़र किया जाने वाला फैक्ट, जो हमें किसी रिसर्च स्टडी के अंदर किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लो फिजिकल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट एक घटना है, तो इन्फेंट यानी कि 1 साल के बच्चे का फिजिकल ग्रोथ को जानने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। डाटा मतलब बॉडी का वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कलेक्ट करना होगा। तो डेटा मतलब वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे, तब हमें फिजिकल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट पता चलेगा। तीसरा है वेरिएबल्स, यानी कि किसी व्यक्ति, चीज या स्थिति का क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो चेंज हो सकता है। जैसे कि इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ इफेक्ट ऑफ जिंजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मॉर्निंग सिकनेस डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल्स पे मेरे चैनल पे पहले ही वीडियो अवेलेबल है, अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चौथा है ऑपरेशनल डेफिनेशन, यानी कि एक वे या तरीका जिसके द्वारा रिसर्च स्टडी के अंदर आने वाले वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसमें वेरिएबल है जिंजर और मॉर्निंग सिकनेस, तो इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। कभी कभी रिसर्च पॉपुलेशन को भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है वेरिएबल को ऑपरेशनली डिफाइन करना। पांचवा है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसका मतलब होता है पूरे रिसर्च स्टडी का रिटेन या विजुअल में प्रेजेंटेशन बनाना। रिसर्च स्टडी का प्रेजेंटेशन ग्राफिकली या नरेटिव फॉर्म में बनाए जाते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रिसर्च स्टडी के मेन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है या बताता है। जैसे कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन लेवल ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन विथ नर्सिंग केयर इन नेहरू हॉस्पिटल PGIMER चंडीगढ़। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम ये जानना चाहते हैं कि पेशेंट को नर्सिंग केयर या नर्सिंग ट्रीटमेंट देने पर पेशेंट कितना सेटिस्फाई होता है नर्सिंग केयर से। तो नर्सिंग केयर देने से लेकर पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को जानने तक हम रिसर्च स्टडी का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएंगे। नर्सिंग केयर देने के लिए 5 केयर प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू स्वानसन थ्योरी। पहला है नोइंग, मतलब पेशेंट नर्सिंग केयर के बारे में क्या सोचता है या पेशेंट को क्या नर्सिंग केयर चाहिए, इसको जानना। जैसे कि पेशेंट को पेन या दर्द हो रहा है। दूसरा है बीइंग विथ, मतलब पेशेंट के बात को सुनना और उसको सपोर्ट करना। पेन से रिलेटेड पुराने एक्सपीरियंस को पेशेंट के साथ शेयर करना और पेशेंट के साथ समय बिताना ताकि नर्सिंग केयर जान सकें, मतलब पेशेंट के नर्सिंग केयर नीड्स को हम जान सकें। तीसरा है डूइंग फॉर, मतलब प्रोसीजर या ट्रीटमेंट को पेशेंट पे परफॉर्म करना। जैसे कि पेन के लिए रिस्पॉन्स करना या पेन के लिए नर्सिंग केयर देना। पेशेंट सोए इसलिए कंफर्ट प्रोवाइड करना ताकि पेशेंट रेस्ट कर सके। चौथा है इनेबलिंग, मतलब पेशेंट से ये जानना कि पेशेंट को नर्सिंग केयर देते समय या प्रोसीजर परफॉर्म करते समय कैसा लगा, तकलीफ हुआ या अच्छा लगा, और पेशेंट को जो भी डाउट हो उसका आंसर करके उसको क्लियर करना। पेशेंट को डिस्चार्ज के समय टीच करना और भी जरूरी जानकारी के बारे में एजुकेट करना। पांचवा है मेंटेनिंग बिलीफ, मतलब पेशेंट का विश्वास जीतना, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्राइवेसी मेंटेन करना। प्राइवेसी मेंटेन मतलब उसके द्वारा बताया गया किसी भी चीज़ को ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना जो ट्रीटमेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल ना हो। तो अब रॉयस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेशेंट का एक्सपीरियंस को हम जानेंगे, क्योंकि पेशेंट नर्सिंग केयर को एक्सपीरियंस कर चुका है। अब पेशेंट बताएगा कि नर्सिंग केयर से वो कितना सेटिस्फाई हुआ है, हाईली सेटिस्फाई हुआ है या मॉडरेटली सेटिस्फाई हुआ है या अनसर्टेन है, मतलब पेशेंट को पता नहीं कि वो सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर नॉट सेटिस्फाई हुआ है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो देखिए हमारा रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से हमने स्वानसन और रॉस थ्योरी को यूज करके पूरे रिसर्च स्टडी का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिए हैं। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है पूरे रिसर्च स्टडी का रिटेन या विजुअल में प्रेजेंटेशन बनाना। छठवां रिसर्च स्टेटमेंट है अजप्शन। अजप्शन एक स्टेटमेंट है जिसे बिना किसी साइंटिफिक टेस्ट के ही सही माना जाता है, मतलब बिना साइंटिफिक टेस्ट के किसी बात को सही मानना, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे सही मानते हैं। जैसे कि भगवान इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं या भगवान इस दुनिया को चलाते हैं,
ये एक अजम्पशन है, स्टेटमेंट है। सातवां है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी रिसर्च स्टडी में दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में एक्सपेक्टेड या भविष्य में आने वाले रिलेशनशिप का टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब जिसे टेस्ट किया जा सकता है, जिसे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जैसे कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा लंग कैंसर। तो दोनों में रिलेशनशिप है कि नहीं हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, मतलब ये हमारा एक हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। आठवां है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी लिटरेचर या कोई भी लिखा हुआ चीज़ को रिव्यू करना, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी क्या क्या रिसर्च हो चुके हैं। नौवां है लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता है रिसर्चर के द्वारा चैलेंज को फेस किया जाना, क्योंकि वो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे अगर रिसर्चर HIV एड्स वाले पेशेंट पे कोई रिसर्च करना चाहता है और वो 100 HIV वाले पेशेंट पे रिसर्च करना चाहता है, तो इसमें उससे चैलेंज फेस करना होगा, क्योंकि 100 HIV एड्स वाले पेशेंट मिलेंगे नहीं, तो क्या पता उसको जितना पेशेंट मिलेगा उतना में ही रिसर्च करना पड़े। 10वां है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब होता है रिसर्चर के द्वारा लिमिटेशन को सेट करना। जैसे कि अनीमिया या ब्लड की कमी वाले इंडिया में लाखों पेशेंट मिल जाएंगे, लेकिन रिसर्चर रिसर्च 1 लाख लोगों पे तो नहीं कर सकता ना। तो रिसर्चर अपने पैसे, टाइम, रिसोर्स और स्टाफ के बेस पे ही लोगों पे रिसर्च करेंगे। जैसे कि वो 1000 लोगों पे रिसर्च कर सकते हैं या 2000 लोगों पे रिसर्च कर सकते हैं। अगर उनके पास 2000 लोगों पे रिसर्च करने के लिए पर्याप्त टाइम, मनी और स्टाफ हो, मतलब रिसर्चर खुद लिमिटेशन को सेट करता है। 11वां है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है रिसर्चर के द्वारा कॉन्शियस एक्ट करना, जहां रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व करता है। जैसे कि जेंटल मसाज इज इफेक्टिव एज अ पेन रिलीफ फॉर एल्डरली क्लाइंट। यहाँ जेंटल मसाज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पेन रिलीफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब बूढ़े लोगों में जो पेन या दर्द होता है उस जगह को जेंटल मसाज या मालिश करने पर पेन या दर्द कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैनिपुलेशन में रिसर्चर 2 ग्रुप बनाता है जिसमें सभी बूढ़े लोगों को पेन होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आधे लोगों को रखता है जिसमें पेन वाले साइट में, पेन वाले एरिया में मसाज किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप में आधे लोगों को रखते हैं जिसमें पेन वाले साइट में, पेन वाले एरिया में मसाज नहीं दिया जाता है। तो मसाज करने पर पेन रिलीफ होता है या नहीं ये ऑब्जर्व करते हैं रिसर्चर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल पर ऑब्जर्व करते हैं। 12वां है पॉपुलेशन। रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो हमारे सैंपल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जैसे कि हम BSc में रजिस्टर्ड नर्स पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो पॉपुलेशन होगा हमारा हर वो नर्स जो BSc में रजिस्टर्ड नर्स हैं, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन हम पता करना चाहते हैं, तो हर वो व्यक्ति पॉपुलेशन है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। पॉपुलेशन को ही कभी कभी टारगेट पॉपुलेशन भी कहते हैं, मतलब पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन सेम है। 13वां है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को कहते हैं जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्चर इज कंडक्ट अ स्टडी ऑन रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग इन दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। मतलब रिसर्चर लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करने वाले रजिस्टर्ड नर्स पे रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन कई रजिस्टर्ड नर्स छुट्टी में घर गए हुए हैं। तो जो रजिस्टर्ड नर्स अवेलेबल हैं रिसर्च करने के लिए उसे एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं। जो छुट्टी में गए हैं उनको एक्सेसिबल पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए कि जिन लोगों से हम डाटा कलेक्ट करेंगे या पूछताछ करेंगे उसको एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं। 14वां है सैंपल। सैंपल हर वो व्यक्ति है जिसे हमने रिसर्च के लिए सेलेक्ट किया है, मतलब जो लोग हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे लोग सैंपल हैं। 15वां है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब होता है सैंपल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस या प्रक्रिया। जैसे कि मान लो एक पैकेट में भरा चावल हमारा पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन है, तो उस पैकेट का चावल सही है या नहीं जानने के लिए हम थोड़ा सा हाथ में उठा के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि चावल सही है या नहीं। तो जो थोड़ा सा चावल उठाए
ये प्रोसेस सैंपलिंग कहलाता है। और जितना चावल हमारे हाथ में आया उस चावल को सैंपल कहते हैं। जैसे कि मान लो पूरा इंडिया में 1 लाख बीएससी नर्स है, तो 1 लाख बीएससी नर्स हमारा पैकेट में भरा हुआ चावल है, मतलब हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। हमने थोड़ा सा चावल हाथ में उठाया तो जितना चावल हमारे हाथ में आया वो चावल सैंपल है, मतलब हमारे रिसर्च में 1000 बीएससी नर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 1000 बीएससी नर्स सैंपल है, हमारे हाथ में आया हुआ चावल है। और इस सैंपल को सिलेक्ट करने का प्रक्रिया सैंपलिंग कहलाता है। सैंपलिंग के 2 टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में टारगेट पॉपुलेशन से रैंडमली हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि पूरा इंडिया में 1 लाख बीएससी नर्स है, तो ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन है। इस 1 लाख बीएससी नर्स में से कोई भी 1000 बीएससी नर्स हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सबको बराबर चांस है कि कोई भी हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मतलब है 1 लाख में से कोई भी 1000 बीएससी नर्स हमारे रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नॉन रैंडम तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हैं, मतलब रैंडम तरीके से सैंपल को सेलेक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअल में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ज़्यादा सैंपल ही अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम HIV एड्स पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें HIV एड्स वाले पेशेंट ही ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो जितना पेशेंट मिल जाएगा उतने लोगों पे ही हम रिसर्च कर लेंगे, तो रैंडमली सेलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। नॉन रैंडम सैंपलिंग का एक और कारण यह भी हो सकता है कि रिसर्चर के पास ज़्यादा टाइम ना हो, या ज़्यादा पैसा ना हो, या ज़्यादा स्टाफ ना हो, तो भी ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रैंडम सैंपलिंग हम कहाँ से करेंगे। 16वां है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज़ को मापने पर वह इंस्ट्रूमेंट कितना सही माप देता है, क्योंकि उसे उसी चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है। जैसे कि 30 मिनट से आराम कर रहे हेल्दी व्यक्ति का हमने बीपी मेजर किया तो उनका बीपी आया 120/80 mmHg। कुछ देर बाद फिर से हमने उसी व्यक्ति का बीपी लिया और बीपी आया 160/100 mmHg, मतलब 2 अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर बीपी 120/80 या इसी के आसपास बार बार देता है तो ये इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है। 17वां है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का वैलिड होना, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट को जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है उससे उसी चीज़ को मेज़र करना चाहिए। जैसे कि थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, तो थर्मामीटर केवल बॉडी का टेम्परेचर ही मेज़र करेगा, थर्मामीटर से हम बीपी को मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि कोई व्यक्ति बहरा है जो सुन नहीं पाता है, तो उससे हम डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू उसका नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरव्यू लेने पर हम उससे सवाल पूछेंगे तो वो सुन ही नहीं पाएगा, तो वो आंसर भी नहीं दे पाएगा, तो हम रिसर्च के लिए डाटा भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे हम पेपर में लिखा हुआ चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते तो पढ़ भी नहीं पाएंगे और वो आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो टूल जो है वैलिड होना चाहिए, इसी को हम वैलिडिटी कहते हैं, मतलब सही जगह पे सही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना डाटा कलेक्शन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या इस वीडियो के बारे में आप बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।